प्रस्तावना। इकिगाई एक जादुई शब्द। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। इस किताब के दोनों लेखक हम दोनों पहली बार मिलकर चर्चा कर रहे थे टोक्यो में। तभी पहली बार इस किताब के बीज बोए गए। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा था, लेकिन यह पहली ही बार था जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ है। उस मुलाकात के तकरीबन 1 साल बाद हम दोनों दोबारा मिले। बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खास करके उस लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत की जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रॉन्कल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसकी बजाय वे कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों का आयुर्मान काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा और सुखद होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई कि इस विषय पर प्रकाश डालने वाली कोई भी किताब या व्यक्तित्व मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं थी। हमारे मन में और एक सवाल आया कि ओकिनावा में रहने वाले लोगों को जीवन के अंत तक सक्रिय रहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती होगी? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें दक्षिणी जापान स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। हमने यह खोजने की ठान ली कि इन लोगों की इतनी बड़ी संख्या में शतायु होने के पीछे असली वजह क्या है। हमने हर पहलू की पड़ताल शुरू कर दी। कहीं ओकिनावा में पाए जाने वाला शिकुवासा फल नींबू की तरह दिखने वाला और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा मात्रा वाला तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है। मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे वजह तो नहीं है। खोज शुरू होने के 1 साल के अंदर ही हमारी पूरी टीम कैमरे के साथ ओकिनावा पहुंच गई। वहां के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और
लंबे बालों वाले बुनागाया के असूलों के अनुसार जीते हैं। हमारे पहुंच से ही वहां के लोगों ने स्नेहशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। हमें महसूस हुआ कि वे अनोखी ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब हमने वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंट वार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहां पर कुछ और भी है जिसकी वजह से वहां के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहां के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर भी एक बार इकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने वहां के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई मतलब क्या, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारिबोचोड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारिबोचोड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी ना मिले हो उनके बारे में भी यह मानकर ही जिए कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही संघ भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और व्यायाम उनके स्वास्थ्य के कारण है। लेकिन उनके पूर्णतः संतुष्ट, आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरेलस। प्रथम अध्याय इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग इसकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निर्वित मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन, बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाएं। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफ़ी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफी के रिपोर्टर डेन ब्यूटेनर ने काफ़ी समय जापान में बिताया और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। युवा लोगों का राज्य।
दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि ये लोग सिर्फ ज़्यादा साल ही नहीं जीते, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती हैं। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहाँ की महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति होती है, उस समय उनका शरीर बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेरक ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। यह बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई। दीर्घायु लोगों के 5 टापू ब्लू जोन्स। ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती हैं। डेन ब्यूटनर ने इस प्रकार की 5 जगहों का अध्ययन किया, जो कि इस प्रकार है। पहला, ओकिनावा जापान दक्षिण का इलाका। यहाँ के लोग एक छोटी सी डिश में टोफू और इसी प्रकार की कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां डालकर खाते हैं। इकिगाई को जानने के साथ साथ मोई यानी कि दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है। दूसरा, सार्डिनिया, इटली, न्यूआरा और ओग्लिएस्ट्रा का इलाका। यहाँ के लोग भारी मात्रा में सब्जियां खाते हैं और रोज 1 या 2 गिलास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी अपनी लंबी उम्र का श्रेय सामाजिक जुड़ाव की भावना को देते हैं। तीसरा, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। यहाँ के 7th डे एडवेंटिस्ट इस ग्रुप के लोगों का निरीक्षण किया गया। ये लोग अमेरिका के दीर्घायु लोगों में से हैं। चौथा, द निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों में और बगीचों में काम करते हैं। पांचवा, इकारिया, ग्रीस, टर्की। यहाँ के समुद्र किनारे रहने वाले लोगों में हर 3 में से एक इंसान 90 साल से ऊपर जीता ही जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ 1% है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है। 500 BC से चली आई जीवन शैली को इसका श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का अभ्यास करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं, इस वजह से वहां पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है और वही उनके शतायु जीवन का राज है। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है, वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य, संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा हुआ है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं, प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरापान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, लेकिन कुछ निश्चित हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, साथ ही पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं। गाड़ी से जाने की बजाय वे पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है,
हारा हचिबू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफ़ी पुरानी सीख है जिसमें इतना न खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भर खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह बिना वजह बढ़ने वाले ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं। इसीलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज़्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें, खाने के बाद सेब का रस आदि चीज़ें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हो, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक का आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाए यह भी महत्वपूर्ण है। जापान के में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियाँ और एक उससे थोड़ी बड़ी थाली, ऐसी कुल 5 थालियाँ होती हैं। जब आप 5 थालियाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप भर पेट खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो आपको पता चलता है आपने कम खाया और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 1300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यह 19 से 22 है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि इस 80% में क्या क्या आता है। मोआओ जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगहों की तुलना में ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआओ का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआओ संकल्पना की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोआओ के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। जब वे मिलते हैं तो खाना खाना, गपशप और गोवन शोगी, शतरंज जैसा एक खेल या इसके जैसी कई सारी चीजें करते हैं और जमा किए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बचते हैं वे समूह के किसी एक सदस्य को दे दिए जाते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मोआओ में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मोआओ के किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा संघ है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में जो लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। दूसरा अध्याय, उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंददायक और दीर्घायु जीवन देती हैं। उम्र बढ़ने के परे की कहानी। पिछली सदी से हम अपने आयुर्मान को हर साल 0.3 साल बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसा तंत्र ज्ञान आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयुर्मान को हर साल 1 साल से बढ़ा सकें, तो हम उम्र बढ़ने की गति को पीछे छोड़ देंगे और
जीव शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से अमर हो जाएंगे। भविष्य के बारे में काफ़ी सकारात्मक रे क्रूजवेल और ओब्राय द ग्रे इनको लगता है कि आने वाले 90 सालों में हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। हालांकि कुछ शास्त्रज्ञ मानते हैं कि ऐसा हो पाना असंभव है। हमने तंत्र ज्ञान में चाहे कितना भी विकास क्यों ना किया हो, लेकिन हम अपनी आयु को एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कुछ वैज्ञानिक व विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई पेशियों का बनना बंद हो जाता है। अमर तत्व और खरगोश। ऐसा सोचिए कि दूर कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा हुआ है। उस उम्र तक पहुंचते ही आपकी मौत होने वाली है। वह बोर्ड आपके भविष्य में है और आप उस बोर्ड की ओर यात्रा कर रहे हो। हर गुजरते साल के साथ आप उस बोर्ड के और नज़दीक जा रहे हो। जब आप उस बोर्ड के पास पहुंचोगे तो आपकी मौत होगी। अब इस प्रकार से सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। आप जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आधा साल आगे जाता है। इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुंचोगे और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल 1 साल आगे जाने लगा तो क्या होगा? उसकी गति हर साल के लिए 1 साल की होगी, तो आप उस खरगोश तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी कभी भी मौत नहीं होगी। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा है वह है हमारा तंत्र ज्ञान। हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे उतना ही हम उस खरगोश को तेज भगाने में सफल होंगे। अमर तत्व यानी वह स्थिति जब हम खरगोश को हर साल 1 साल या उससे भी ज़्यादा आगे भेजने में कामयाब हो और कभी भी उस तक न पहुंचने की वजह से अमर हो जाएं। कार्यक्षम मन, युवा शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह पुरानी कहावत वाक्य ही काफ़ी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज़्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम न करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम न करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा भी कमज़ोर होने लगती है और फिर परिस्थितियों में माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी यंत्रणा कमज़ोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की जरूरत होती ही है, ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट शिरोमा ब्रिजनाइट कहते हैं, दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। स्पेनिश टेलीविज़न के साथ एक मुलाकात में एडवर्ड पुनसेट ने कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा से ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है, दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है। वह नया सोचने के बजाय उसी चीज़ को दोहराना ज़्यादा पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है। कार्य क्षमता के स्तर पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके कई सारे फायदे भी हैं। इसीलिए लोग अपनी दिनचर्या बदलने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं। उनको वही काम करने में मज़ा आता है। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारियाँ देना जरूरी होता है।
जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनः जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनः जीवित होता है। इसीलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। दिमाग को प्रशिक्षण देने के क्या क्या फायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है। कोलियंस, हेमिंगवे और श्लोमो ब्रेजनिट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं, जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है यह काम तो काफ़ी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करके मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी आगे बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की स्व प्रतिमा भी बढ़ती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है, दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे न्यूरॉन्स, दिमाग की पेशियां व्यस्त होने लगती हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीज़ों की वजह से न्यूरॉन्स के व्यस्त होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नज़रिया और जोश जैसे कई फायदे मिलते हैं। तनाव दीर्घायु का मारक। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चलता है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अध्यपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक प्रशिक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को भेंटवार्ता के लिए भेजा। इस भेंटवार्ता को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट कठिन गणित के प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई। लेकिन असली समस्या यही होती है कि यह शक्ति सिर्फ रोग बढ़ाने वाली पेशियों पर हमला नहीं करती, वरन अच्छी पेशियों पर भी करती है। इसी वजह से कम उम्र में लोग बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ऐसा ही एक प्रशिक्षण किया गया। इसमें उन्होंने 31 माताओं के खून की जांच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे, उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे, ऐसी माताओं की भी जांच की। तब से उन्हें यह पता लगा कि तनाव पेशियों के टेलोमेरस इस रचना पर ही हमला करता है, जिससे पेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेशियां व्यस्त होने लगती है। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज़्यादा तनाव होता है पेशियों पर उसका उतना ही बुरा असर होता है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रतिक्रिया मतलब तैयार हुआ तनाव अच्छी है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं
उत्क्रांति की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आए और समस्याओं से बच सकें। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स की निर्मित होती है जो क्रोकी प्रोटीन निर्मित करते हैं। उसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि को संकेत मिलता है और एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रेनलिन हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है और पल्स रेट बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं जो सामने आए खतरे से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कोर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आश्रमयुगीन लोग ज़्यादा समय शांत बैठते थे, कुछ खास घटनाओं से ही तनाव में रहते थे। समस्याएं असली होती थी, समस्या में वाकई ही उनके जीने मरने की नौबत आती थी। समस्या असली होने की वजह से समस्या के वक्त कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का बहाव शरीर को स्वस्थ करता था, जबकि प्रगतिशील लोग सदा व्यस्त और समस्या से घिरे हुए रहते हैं। हमेशा ऑनलाइन रहकर अपने फ़ोन में आने वाले नोटिफिकेशन की राह देखते रहते हैं। कई बार एक आध एसएमएस या ईमेल भी उन्हें समस्या का संकेत लगता है। हमेशा और कम मात्रा में होने वाले कोर्टिसोल के बहाव की वजह से शरीर को हानि पहुंचाने वाले और बीमारी को आमंत्रित करने वाले परिणाम दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है। हमारे हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है। साथ ही यह मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित पेशियों पर भी नकारात्मक असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना, चिंता और उच्च रक्तचाप। माना कि सामने आने वाली परिस्थितियां हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की जरूरत पैदा करती है, लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग माइंडफुल रहें। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में से सजग रहने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों को बिना वजह होने वाला गुता हम रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वह कहते हैं कि हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हैं और हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फ़ोन पर बात करते वक्त, टीवी देखते वक्त, नाश्ता करते वक्त अगर हम उनसे पूछें कि आपने जो अभी भी आमलेट खाया है उसमें प्याज था तो क्या है, वे जवाब दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छानकर
अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। तनाव समय रहने वाला और ज़्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु के और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदायी और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ है कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज़्यादा यानी तकरीबन 110 से ज़्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीनन होगा कि ये लोग काफ़ी अच्छा जीवन जी पाए और ख़ास बात यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इससे उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज़्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमे होने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहज़मी, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमज़ोर होना जैसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर होता है और पूरी शरीर संस्था का काम भी करता है। यह समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है उन बच्चों में काफ़ी कम मात्रा में मोटापे जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। यही मोटापा आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक जगह पर बैठे रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन ऑफिस जाते समय पैदल जाएं, अगर यह संभव नहीं तो रोज़ कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो पाएगी। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है उस समय में शरीर को हलचल करने का मौका मिलता है। जंक फूड के बजाय फल खाना शुरू करें। इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी संघ के सदस्य बने। इससे शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है। साथ ही स्व प्रतिमा भी ऊंची होती है। अपने रोज के कामों को सजगता से देखें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताज़ा होते हैं और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। स्वस्थ रहने का राज। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है। माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तरों पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा।
हमारे शरीर के अंदर जो जो बदलाव होते हैं वे त्वचा पर स्पष्ट दिखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर की सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं कि किसी भी फैशन शो के एक दिन पहले वे रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा को एक अनोखी आभा मिलती है और उनकी त्वचा ज़्यादा स्वस्थ व झुर्रियाँ रहित दिखने लगती हैं। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलाटोनिन हमें ज़्यादा साल जीने में मदद करता ही है। साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए सभी जरूरी घटकों की निमृत्ति होती है, कुदरती इंसुलिन की निमृत्ति होती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग प्रतिबंध घटकों की निमृत्ति होती है। इन वजह से मेलाटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल बाद की उम्र के बाद मेलाटोनिन की निमृत्ति अपने आप कम हो जाती है, पर आगे दिए गए उपाय से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलित भोजन और उससे भी कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। इसका ख्याल रखना कि रोज़ आपके शरीर को सही मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले, सही मात्रा में नींद लेना, गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, मद्य, तंबाकू और कैफीन जैसी चीज़ों को टालना। गहरी नींद न लगे तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती है। इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से मेलाटोनिन की निवृत्ति हो सकती है और उससे लंबी उम्र पाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। युवा रहने का नज़रिया। हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफ़ी प्रभाव होता है। कई सारे डॉक्टर यह मानते हैं कि शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना जरूरी है। यही इकिगाई का तत्व है। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा। हमेशा जोशपूर्ण और कार्यक्षम रहने की कला हमें सीखनी है। ये शिवा यूनिवर्सिटी में किए गए एक सर्वेक्षण में 2 समान रहस्य पाए गए। एक तो यह है कि लोगों के अंदर सामान्य सकारात्मक नजरिया होता है और दूसरी बात यह कि ये भावनात्मक दृष्टि से भी सक्षम होते हैं। इसे दूसरी भाषा में बताएं तो जो लोग समस्या को और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को दिशा देना जानते हैं, वे लोग लंबी आयु की यात्रा में सही दिशा में हैं। शोषित नजरिया। समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी न खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती हैं और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। 9 साल और उससे भी ज़्यादा लंबी उम्र में पाए जाने वाले लोगों में कुछ समान चीज़ें देखने को मिली। इन लोगों के जीवन में समस्याएं आई हुई होती हैं, लेकिन उन्होंने समस्याओं की ओर देखने का सकारात्मक नज़रिया विकसित किया होता है। वे समस्याओं का सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के ऊपर जीत पाते हैं। 2014 में विश्व के सबसे उम्रदराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्षीय अलेक्जेंडर इमुइच ऐसा मानते हैं कि वे बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि आप कैसा जीवन जीते हैं, यह बात भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। दीर्घायु काव्य। जब हम ओगिमी में थे तो तकरीबन 100 साल आयु की एक महिला ने एक कविता सुनाई। यह कविता उन्होंने उनकी भाषा और जापानी भाषा में गाकर सुनाई। इसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस प्रकार होगा। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े और खुशी से खाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और तुरंत चलने लगें। हम हर दिन बड़ी शांति के साथ जीते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए हम सभी दोस्तों से अपनेपन का बर्ताव करते हैं। गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, हम मनाते हैं सारी ऋतुएं। आपकी उंगलियां कितनी भी उम्र की हो, इसकी चिंता न करें। अपने मस्तिष्क और हाथों की मदद से काम करते रहें।
हमेशा काम में मशगूल रहें और काम करते रहें। 100 साल आपकी ओर चलते हुए आएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अगले पन्ने की ओर जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर हम दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे समझने वाले हैं।